साइंस फिक्शन की टाइम मशीन हमें बहुत सी संभावनाएं मुहैया कराती है, लेकिन क्या टाइम ट्रेवल कभी सच भी हो सकती है? मैं आपको हैरान नहीं करना चाहता, लेकिन टाइम ट्रेवल अब कोई साइंस फिक्शन नहीं, ये अब साइंस रियलिटी बन चुका है। टाइम को शायद आप मोड़ सकते हैं, खींच भी सकते हैं, तो कुछ मायनों में टाइम ट्रैवल वैसी ही अजीब और अलग चीज हो सकती है जैसे कि हमारी सबसे वाइल्ड साइंस फिक्शन फैंटेसीज होती हैं। टाइम ट्रेवल की जांच पड़ताल करके हम कॉस्मोस के सबसे गहरे राज उजागर कर रहे हैं। टाइम ट्रैवल के बारे में सोचकर हम अपने यूनिवर्स के नेचर के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह हमें मजबूर करती है कि हम फिजिक्स के कुछ सबसे मुश्किल और आज तक सवाल ही बने रहे तथ्यों का सामना करें। यूनिवर्स के बारे में हम जितना समझते हैं ये उतना ही अजीब होता है। विज्ञान शो पेश करता है सीक्रेट्स ऑफ टाइम ट्रैवल। कैम्ब्रिज, इंग्लैंड में 2009 में बेहद प्रसिद्ध फिजिसिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने एक पार्टी दी। खास स्नैक्स तैयार किए गए, शैंपेन परोसी गई, लेकिन मेहमानों की लिस्ट में दोस्त और फैमिली शामिल नहीं थे। इनवाइट किया गया था सिर्फ टाइम ट्रैवलर्स को। ये ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने ब्लैक होल पर फिजिक्स ऑफ टाइम पर काम किया था, तो उन्होंने सोचा कि अगर सचमुच टाइम ट्रैवलर्स मौजूद हैं, तो फिर वो इस पार्टी के लिए स्पेस और टाइम के खास मुकाम पर जरूर साथ आएंगे। इस पार्टी की एक जगह, तारीख और समय तय किया गया, लेकिन ये न्योता पार्टी के बाद दिया गया। उन्होंने सिर्फ भविष्य के लोगों को न्योता दिया जो अतीत की यात्रा कर सकते थे। प्रोफेसर हॉकिंग लगातार इंतजार करते रहे, लेकिन बदकिस्मती से कोई नहीं आया। तो क्या ये समझा जाए कि टाइम ट्रैवल होती ही नहीं? जी नहीं, शायद उनके बारे में इससे होकर मूव नहीं कर रही हूँ, तो मैं टाइम से होकर ज्यादा रफ्तार से मूव कर सकती हूँ। ये डेलोरियन कार्स आपको चलती हुई नजर आएंगी, लेकिन ये मूव कर रही हैं टाइम से होकर। ये कार, इसका ड्राइवर और जिस सड़क पर ये खड़ी है, वो सभी उसी रेट पर समय से होकर गुजर रहे हैं। जैसे ही ड्राइवर गाड़ी को स्टार्ट करके चलाता है, टाइम से होकर गुजरने वाला कुछ मूवमेंट बदल जाता है स्पेस से होने वाले मूवमेंट में। स्पेस से होकर गुजरने से मेरे स्पेस टाइम से होकर गुजरने वाले कुछ इंटरेस्टिंग मूवमेंट्स को वो मोशन ले लेता है। अगर मैं स्पेस से ज्यादा तेजी से निकलूं तो समय में मेरी रफ्तार कम हो जाएगी। साइंटिस्ट इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। स्पेशल रिलेटिविटी का एक नतीजा यह होता है कि तेज चलने वाली घड़ियां दरअसल धीमी चल रही होती हैं, और यह सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, इसे टेस्ट किया जा चुका है और ये कमाल है। आप दो एटॉमिक क्लॉक्स लीजिए जिन्हें सटीक ढंग से सिंक्रोनाइज किया जा चुका है। अगर इनमें से एक को किसी प्लेन में रख दें और ये प्लेन कुछ 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले, तो इन दोनों घड़ियों के टाइम में फर्क आ जाएगा, और ये अंतर बिल्कुल उतना ही होगा जितना रिलेटिविटी से पता चलेगा। और आइंस्टाइन वाले दौर में तो हमें हमारे सबसे बुनियादी अंदाजों के बारे में भी फिर से सोचना होगा। आइंस्टाइन के दौर से पहले लोग सड़क पर किसी से पूछा करते होंगे, जरा बताइए टाइम क्या हुआ है, जैसे टाइम नाम की कोई चीज वाकई होती थी। लेकिन आइंस्टाइन ने ये सोच खत्म करते हुए ये कहा कि हम में से हर एक का अपना पर्सनल टाइम होता है और इसकी रफ्तार एकदम अलग अलग हो सकती है। क्योंकि हर किसी का वक्त अलग ढंग से बीतता है, तो घटने वाली घटनाओं के लिए हर किसी की राय अलग अलग तरह की होगी। अब तक दुनिया में जिंदा रहने वाले हर इंसान को लग रहा है कि वो उस पल में जी रहा है जिसे हम कहते हैं अब, और हर इंसान को लगता है कि उनका अब ही असली अब है। लेकिन यूनिवर्स से जुड़ी कमाल की बात यह है कि इसमें हर किसी के लिए हालात एक से नहीं हैं। लोगों की सफर की दर, रफ्तार अलग अलग है। यूनिवर्स में अलग अलग तरीकों से मूव करने के कारण आप ये नहीं बता सकते कि पूरी दुनिया का आज क्या है। और हम जितना आगे तक देखते हैं, ये फैक्ट उतना ही सुर्ख लगता है। हमें ये पूछने में कोई दिक्कत नहीं होती है कि फिलहाल पेरिस में क्या हो रहा है ना? लेकिन ये बताने में दिक्कत होती है कि फिलहाल एंड्रोमेडा गैलेक्सी में क्या हो रहा है। लेकिन ये बहुत दूर है और अलग अलग ऑब्जर्वर्स एंड्रोमेडा गैलेक्सी के इस पल को अलग अलग ढंग से बयान करेंगे। और टाइम डायलेशन की एक अनोखी खूबी है,
ये तेज रफ्तार से मूव करते इंसानों को टाइम ट्रैवलर्स बना देता है। मार्च 2015 एस्ट्रोनॉट स्कॉट कैली इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए। उनके 1 साल के मिशन का मकसद था इंसानी शरीर पर स्पेस फ्लाइट के प्रभावों को स्टडी करना। स्कॉट इस काम के लिए एकदम परफेक्ट कैंडिडेट थे क्योंकि पृथ्वी पर मौजूद थे उनके जुड़वा मार्क। ये एक्सपेरिमेंट कई वजहों से किया गया। एक थी इंसान के शरीर पर स्पेस ट्रैवल और भारहीनता के प्रभाव को जानना और इस एक्सपेरिमेंट को ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल में रखना। और इन जुड़वाओं के बीच सिर्फ ग्रेविटी का ही फर्क नहीं था। स्कॉट 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी का चक्कर लगा रहे थे, तो पृथ्वी पर मौजूद अपने भाई के मुकाबले स्कॉट समय में आगे जा रहे थे। भविष्य की तरफ ये टाइम ट्रैवल फिजिक्स का कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है। स्कॉट वाकई सेकंड के छोटे से हिस्से से भविष्य में छलांग लगा चुके थे। स्कॉट जब पृथ्वी पर लौटे तो अपनी तेज रफ्तार के कारण अपनी भाई की तुलना में उनकी उम्र कम रफ्तार पर बढ़ी और वो इस मामूली से लम्हे से अपने भाई से छोटे हो गए थे। 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तेज है, लेकिन सेकंड के इस जरा से हिस्से की सरहद पार करके भविष्य में जाने के लिए स्कॉट को और तेज रफ्तार की जरूरत थी। स्कॉट के लिए जब 1 साल पृथ्वी की कक्षा में थे, तब वो अगर चाहते कि पृथ्वी की उम्र 1000 साल बढ़ जाए तो तब उन्हें पृथ्वी की परिक्रमा कितनी तेज रफ्तार से करनी पड़ती। पता चला कि तब उनकी रफ्तार प्रकाश की गति के बराबर होनी चाहिए थी। मैं आपको समझाना चाहूंगा कि ये रफ्तार कितनी तेज होगी। आज तक इंसान ने अपोलो 10 में ही सबसे तेज सफर किया है, जिसकी रफ्तार थी 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसके लिए रफ्तार 25,000 गुना से भी ज्यादा तेज चाहिए होगी, और ये रफ्तार बहुत तेज है। भविष्य में शायद हम एडवांस प्रोपल्शन वाला कोई स्पेसशिप्स बनाने की कोशिश करें जो रोशनी की रफ्तार से चलता हो, लेकिन फिजिक्स के नियमों के कारण ये आसान नहीं होगा। आप कितनी रफ्तार से जा सकते हैं इसकी एक सीमा है, और ये सीमा है रोशनी की गति। ये बात सच है, रिसर्च के जरिए ये साबित हो चुकी है। ये 19वीं सदी की शुरुआत में नापा गया था और इसी वजह से आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की रचना की। स्पेशल रिलेटिविटी का केंद्र होती है स्पीड ऑफ लाइट। प्रकाश की रफ्तार से ज्यादा तेज कुछ हो ही नहीं सकता, और कोई भी ऑब्जर्वर रोशनी को वैक्यूम में किसी और रफ्तार पर देख ही नहीं सकता। ये हमेशा होती है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट हमारे यूनिवर्स की एक बुनियादी प्रॉपर्टी है। स्पीड ऑफ लाइट को आफ्टर फिलॉसफी रफ्तार नहीं मान सकते। इसके जरिए ही ये पूरा यूनिवर्स एकजुट है। अब जैसे जैसे स्पीड ऑफ लाइट के करीब पहुंचेंगे, टाइम किसी दूसरे ऑब्जर्वर की तुलना में धीरे धीरे धीमा होने लगेगा। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन लाइट की स्पीड पर टाइम बिल्कुल प्रोग्रेस करता ही नहीं। और मुझे ही यूनिवर्स की सबसे रहस्यमयी बातों में से एक लगती है, लाइट बहुत ही आम है। मैं चारों तरफ से इससे घिरी हुई हूँ, लेकिन लाइट टाइम को एक्सपीरियंस नहीं करती। अगर आपकी रफ्तार लगातार बढ़ती जाती है और आप स्पीड ऑफ लाइट से आगे निकल जाते हैं, तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी हमें बताती है कि हमारी घड़ी रुक जाएगी और फिर पीछे की तरफ चलने लगेगी। लेकिन हमारे प्रोपल्शन सिस्टम्स कितने भी एडवांस क्यों ना हो जाए, यूनिवर्स हमें कभी प्रकाश की गति जितनी तेजी से सफर नहीं करने देगा। किसी भी चीज को बेहिसाब एनर्जी की जरूरत होती है, चाहे वो कार हो, मार्बल हो या फिर गैलेक्सी हो, कुछ भी हो, लाइट की स्पीड तक पहुंचने के लिए। इसी वजह से हम सोचते हैं कि लाइट की स्पीड सचमुच अनब्रेकेबल होती है। अगर आप इंसान के आकार वाले किसी स्पेसक्राफ्ट को प्रकाश की गति के 10% तक भी एक्सेलरेट करते हैं, आप 90 या 99% की रफ्तार तो छोड़ ही दीजिए, 10% पर भी इतनी एनर्जी चाहिए होगी जो इंसान ने अपने वजूद के दौरान आज तक इस्तेमाल नहीं की होगी और ना कभी। हम जानते हैं कि बहुत तेज रफ्तार हमें भविष्य में पहुंचा सकती है, लेकिन यूनिवर्स में समय को मात देने वाली एक और फोर्स मौजूद है। ये है ग्रेविटी। याद रखना होगा कि सिर्फ एक ही चीज मौजूद है, स्पेस टाइम। स्पेस और टाइम अलग नहीं है।
और ग्रेविटी की वजह से स्पेस टाइम भी मुड़ जाता है। आप स्पेस टाइम को एक रबर शीट जैसा समझिए। प्लैनेट्स और तारों जैसी बड़ी चीजें इसे खींचती है। इससे स्पेस और टाइम मुड़ जाते हैं। जब आप जबरदस्त ग्रेविटी वाली किसी चीज के करीब जाते हैं तो टाइम और स्पेस खिंचते हैं और ऐसे में टाइम की रफ्तार धीमी होती जाती है। ऐसा तो पृथ्वी पर भी होता है। यह जमीन के करीब समय की रफ्तार ज्यादा धीमी होती है। इसका मतलब यह है कि अगर आप किसी अपार्टमेंट बिल्डिंग की ऊंचाई पर रह रहे हैं तो आपकी घड़ी की रफ्तार नीचे रह रहे लोगों के मुकाबले ज्यादा तेज होगी। उनके मुकाबले आप पृथ्वी की ग्रेविटी को थोड़ा अलग तरह से महसूस करेंगे। अगर आप किसी पेंट हाउस में रहते हैं जो किसी इमारत में सबसे ऊपर है, तो आपकी उम्र बढ़ने की रफ्तार बेसमेंट में रह रहे शख्स से तेज होगी। समय का ये अंतर किसी सेकंड का बहुत छोटा सा अंश होता है, लेकिन यूनिवर्स में एक ऐसी जगह है जहां की जबरदस्त ग्रेविटी वक्त को काफी धीमा कर देती है। ये है ब्लैक होल। ब्लैक होल स्पेस का वो हिस्सा है जहां स्पेस इतना कर्व्ड होता है कि लाइट भी बच नहीं सकती। ब्लैक होल को कई मायनों में कुदरती टाइम मशीन कहते हैं। आप जितना किसी ब्लैक होल के करीब जाएंगे, ग्रेविटी के कारण वक्त उतना ही धीमा हो जाएगा। मिल्की वे के केंद्र में मौजूद है सेजिटेरियस ए स्टार। ये एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है जिसका मास है 40 लाख सूर्य के बराबर। इस कुदरती टाइम मशीन का इस्तेमाल करने के लिए हमें वहां एक स्पेसक्राफ्ट भेजना होगा। इस क्राफ्ट को अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए डीप स्पेस से होकर लंबी दूरियां तय करनी होगी। ये सफर भरा होगा मुश्किलों से। मिल्की वे गैलेक्सी का बीच वाला हिस्सा हमारी गैलेक्सी की सबसे अजीब, सबसे कमाल की और उथल पुथल भरी जगहों में से एक है। ये विशाल ब्लैक होल कई अजीबोगरीब चीजों से भरा हुआ है, जैसे कि ढेर सी उथल पुथल, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स एंड जबरदस्त रेडिएशन। और इस ब्लैक होल के इर्द गिर्द मौजूद है गैस की एक तपती हुई डिस्क। किसी ब्लैक होल के पास ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ही दमदार होता है, लेकिन ये ब्लैक नहीं होता है। वजह यह है कि इसके बाहर मौजूद चीज इसमें घुसने की कोशिश में होती है, लेकिन ये मटेरियल की एक डिस्क की शक्ल में चक्कर काटती है। इसे हम कहते हैं एक्विजिशन डिस्क, और ये बहुत ही डेंस और गर्म होती है। इसमें से एनर्जी पार्टिकल्स निकलते हैं, इसमें से तेज हवाएं निकलती हैं, और यहाँ बहुत उथल पुथल होती है। मतलब सब कुछ यहीं पर होता है। ये गैस होती है जो ब्लैक होल के और करीब पहुंच जाती है। इसका तापमान लाखों डिग्री हो जाता है। रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट के आसपास हो जाती है। पृथ्वी पर मटेरियल की रफ्तार इतनी तेज करना बहुत मुश्किल है, तो ये फैक्ट कि इस एक्विजिशन डिस्क में मटेरियल लाइट की स्पीड के मुकाबले 30% पर सफर करता है, हैरानी की बात है। हमारे मिल्की वे के केंद्र में मौजूद इस विशाल ब्लैक होल वाला हिस्सा कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर क्राफ्ट सफर को झेल जाए तो क्रू को पहली बार सेजिटेरियस ए स्टार करीब से दिखेगा और वो इसके प्रभावों को महसूस कर पाएंगे। जब स्पेसक्राफ्ट ब्लैक होल के करीब पहुंचेगा तो अजीबोगरीब चीजें होने लगेंगी। मिशन कंट्रोल को एस्ट्रोनॉट्स कुछ ऐसे दिखेंगे, हेलो, और एस्ट्रोनॉट्स को मिशन कंट्रोल की आवाज कुछ ऐसी सुनाई देगी, ओह माय गॉड, सब ठीक तो है, यानी स्पीड बहुत तेज होगी। फिर एस्ट्रोनॉट्स जवाब देंगे, ओह ठीक हो। वो स्लो मोशन में मूव करते नजर आएंगे। ट्रू क्राफ्ट को इस सुपर मैसिव ब्लैक होल की ऑर्बिट की तरफ मोड़ता है। मिशन कंट्रोल को शायद क्राफ्ट हर 16 घंटे में परिक्रमा करता दिखे, लेकिन क्रू को ऑर्बिट बहुत छोटी लगेगी। दरअसल सेजिटेरियस ए स्टार की ग्रेविटी मिशन कंट्रोल के मुकाबले क्राफ्ट के टाइम को धीमा कर देती है। अगर आप किसी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स में एंटर होते हैं, जैसे ब्लैक होल के करीब, और फिर आप वापस आते हैं, तो आप कम टाइम एक्सपीरियंस करेंगे पृथ्वी पर रहने वाले इंसान के मुकाबले। लेकिन ये आपको अजीब नहीं लगता। आप अपनी घड़ी देखेंगे तो आपको वक्त आपके अंदाज के हिसाब से ही बताता मालूम होगा।
आपको महसूस भी नहीं होगा कि आप एक ग्रेविटेशनल फोर्स में हैं। पता तब लगेगा जब आप लौटेंगे और यहाँ के लोगों से घड़ी को मिलाएंगे। इस तरह ब्लैक होल के करीब जाने और फिर वापस आने से आप पृथ्वी पर मौजूद लोगों के मुकाबले अपने टाइम पैसेज की रफ्तार बढ़ा सकते हैं, यानी आप वक्त में छलांग लगा रहे हैं और इस तरह टाइम ट्रैवलिंग कर रहे हैं। अगर किसी ब्लैक होल के बाहर मौजूद ग्रेविटी टाइम में किसी स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार बढ़ा देती है तो अंदर क्या होगा, ये जानने के लिए क्रू एक मैन ड्रॉप को इवेंट होराइजन की तरफ भेजता है। अगर उनके साथ कम्युनिकेशन बनाए रखा जाए तो आपको हर चीज लाल होती नजर आएगी। ब्लैक होल की ग्रेविटी से बाहर आई लाइट दरअसल अपनी एनर्जी गंवा रही होती है। ये पहले से धीमी पड़ती जाएगी और जब ये इवेंट होराइजन तक पहुंचेगी तो ये बहुत कम होकर फ्रीज हो जाएगी। इवेंट होराइजन पर प्रोब टाइम में फ्रीज होता और गायब होता मालूम पड़ता है, लेकिन प्रोब में टाइम बिल्कुल नहीं बदलता। क्रू ब्लैक होल में घुस जाता है। अंदर जबरदस्त ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कारण प्रोब नूडल की तरह खिंच सकता है। अगर क्राफ्ट सही सलामत बच जाए तो क्रू सेंट्रल सिंगुलैरिटी की तरफ बढ़ता है। यहां फिजिक्स के नियम फेल हो जाते हैं। सिंगुलैरिटी एक असली डिसकंटिन्यूटी है, स्पेस टाइम के फैब्रिक में कॉजल ब्रेक, और ये इस बात को कहने का एक शालीन तरीका है कि हमें नहीं पता कि इसके नीचे क्या होता है। अगर कोई सिंगुलैरिटी स्पेस टाइम में ब्रेक है तो क्या ये हमें टाइम में जंप लगाने की काबिलियत दे सकती है? किसी सुपर मैसिव ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, यह सब बेहद एडवांस थियोरेटिकल फिजिक्स के दायरे में ही आता है। और यह भी हो सकता है कि सुपर मैसिव ब्लैक होल के केंद्र में मौजूद सिंगुलैरिटी से होकर कहलाने वाले अजीब और थियोरेटिकल ऑब्जेक्ट्स स्पेस टाइम से गुजरते हुए एक सुरंग के जरिए दो दूर दराज पॉइंट्स को आपस में जोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि स्पेस टाइम का फैब्रिक इस बड़ी शीट जैसा है और आप एक से दूसरे पॉइंट्स तक पहुंचना चाहते हैं, तो वर्म होल इन दोनों पॉइंट्स के बीच एक पुल जैसा बना देगा और ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। ट्रैवलर्स वर्म होल के एक छोर में दाखिल होंगे और एक बिल्कुल अलग जगह निकलेंगे, जिससे दूर दराज लोकेशंस तक सीधी पहुंच मुहैया हो जाएगी। और क्योंकि वर्म होल्स स्पेस और टाइम में पॉइंट्स को आपस में जोड़ते हैं, तो वो रियल लाइफ टाइम ट्रेवल के दरवाजे खोल सकते हैं। जनरल ग्रेविटी से जुड़े कुछ समाधान हैं जो वर्म होल के एक कॉन्सेप्ट को अलाउ करते हैं। इसमें अगर आप वर्म होल में दाखिल होकर इसके सफर में बैठ जाते हैं तो वर्म होल से निकलने वाला टाइम इसमें घुसने वाले टाइम से भी पहले का होगा, तो इसे एक तरह से टाइम ट्रेवल कहा जा सकता है। लेकिन ट्रैवलर्स को ये पक्का करना होगा कि वर्म होल में घुसने वाली जगह वर्तमान से जुड़ी हो, जबकि निकलने वाली जगह अतीत के साथ। पता चला है कि ऐसा करने का एक तरीका है। आप एक वर्म होल के दो छोर ले लीजिए। ये स्पेस टाइम के बीच से गुजरने वाली सुरंग जैसी है। अब कोई एक छोर ले लीजिए और इसकी रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट जितनी कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि ये टाइम पे फ्रीज हो जाएगी, वो भी टाइम डायलेशन के जरिए। और दूसरी तरफ वर्म होल का ये छोर टाइम में ट्रैवल करता रहेगा। मान लीजिए भविष्य में आप कभी उस जगह तक वापस लौटना चाहते हैं जहाँ पर वर्म होल बनाए गए थे, तो आप वर्म होल के इस छोर से घुसेंगे जो टाइम में आगे की तरफ जा रहा है, और आप उस जमे हुए वर्म होल से निकलेंगे जहाँ से आपने शुरुआत की थी। लेकिन पीछे की तरफ सफर करने की भी एक सीमा है। आपने जिस पल में इसे बनाया था, आप उससे पीछे नहीं जा पाएंगे, राइट? तो आप इस वक्त ये टाइम मशीन बनाइए और फिर भविष्य में लोग उस पल तक लौट सकते हैं जब इसे बनाया गया था। कोई वर्म होल टाइम मशीन हमें हॉकिंग की पार्टी तक नहीं पहुंचा सकती। और टाइम ट्रैवल के लिए वर्म होल्स के इस्तेमाल के बाद एक और बड़ी समस्या भी जुड़ी हुई है। अगर हमें वर्म होल मिल जाए और हम अतीत की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इतना स्ट्रांग होगा कि हम किसी ब्लैक होल में समा जाएंगे। किसी वर्म होल से होकर गुजरते वक्त जिंदा बचे रहना बहुत जरूरी है, और ऐसा करने के लिए आपको वर्म होल के गले को खुला रखना होगा। वैसे इसका एक ही तरीका है।
वर्म होल्स को खुला रखने के लिए नेगेटिव एनर्जीज की जरूरत होती है। सुनने में बात बुरी लगेगी और लगनी भी चाहिए, नहीं पता कोई इस तरह की नेगेटिव एनर्जी बना सकता है या नहीं। लोग एनर्जी के बड़े अनोखे रूप की बात करते हैं जो इन वर्म होल को धकेल सकते हैं, लेकिन हमें किसी ऐसी चीज के बारे में नहीं पता। हम तो बस डार्क एनर्जी के बारे में ही जानते हैं जो यूनिवर्स के फैलाव को कठिन तौर पर रफ्तार देती है। डार्क एनर्जी यूनिवर्स को पुश करती है, लेकिन क्या ये इतनी अनोखी है कि किसी वर्म होल को खोल सके? इसमें नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स को लगता है कि हमें शायद ऐसी चीज मिल जाए। सबसे पहले लोगों ने ये कहा कि इस तरह की कोई चीज नहीं होती, लेकिन फिर एक और अजीब बात हुई। कहा गया था कि डार्क एनर्जी नहीं होती, लेकिन पता चला कि वो होती है। तो अब हम ये कहने में थोड़ा संकोचने लगे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हो सकता है किसी दिन हमें नेगेटिव एनर्जी वाली कोई चीज मिल जाए, जिससे वर्म होल और अतीत की तरफ लौटने के दरवाजे खुल जाए। लेकिन अतीत के सफर का एक और रास्ता हो सकता है, टाइम को कंट्रोल करना। शायद टाइम को बैंड और स्ट्रेच किया जा सकता है, बल्कि टाइम के अलग अलग वर्जन भी हो सकते हैं। तो कुछ मायनों में टाइम ट्रैवल असली भी और हमारी वाइल्डेस्ट साइंस फिक्शन फैंटेसीज जितना अजीब भी हो सकता है। टाइम ट्रैवल से साइंस फिक्शन से जुड़ी कमाल की यात्राओं की प्रेरणा मिलती है, और शायद अतीत का सफर करना सबसे बढ़िया वेकेशन साबित हो। अगर मैं अतीत में जा पाती तो मैं उस दौर में जाना चाहती जब प्राचीन रोमन एम्पायर के सुनहरे दौर में था। मैं अतीत में 13 अरब साल पहले लौटकर हमारी गैलेक्सी को बनते देखना चाहूंगा। अगर मैं एक टाइम ट्रैवलर होती तो मैं जरूर स्टीफन हॉकिंग की पार्टी में शामिल होना चाहती। लेकिन क्या ये वाकई मुमकिन है? क्या हम कभी अतीत के सफर पर जा सकेंगे? अगर हम सचमुच अतीत का सफर कर सके तो संभावनाएं बेहिसाब होंगी, लेकिन ऐसे सफर के दौरान रहस्यमय टेम्पोरल पैराडॉक्सेस का भी सामना करना पड़ सकता है। साइंस फिक्शन में भी टाइम ट्रैवल पैराडॉक्सेस से जुड़ी हुई है। क्या ऐसा मुमकिन है कि आप अपने अतीत को बदल सके? और इसे समझाने का सबसे आसान तरीका है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। जरा सोचिए कि आप अतीत में लौट पाते और अपने दादाजी को मार पाते। ऐसा होने पर आपके माता पिता कैसे पैदा हो पाते और आपका जन्म भी नहीं हो सकता था। अगर आप पैदा ही ना होते, आपका वजूद ही ना होता, तो आप अपने दादा को कैसे मारते? आप बस गोल गोल घूमते रहेंगे। इस बात का कोई मतलब नहीं निकलेगा। ऐसा होना नामुमकिन है। ऐसा लगता है कि यूनिवर्स के नियम आपको अतीत में लौटने की इजाजत नहीं देंगे, लेकिन शायद इनमें कोई लूप होल हो। बिना किसी पैराडॉक्स को क्रिएट किए अतीत में सफर करने का तरीका हो सकता है। इसका श्रेय जाता है स्पेस और टाइम के आपसी रिश्ते को। जब आप एक 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम में यकीन करने लगते हैं, तो फिर आप उस पूरी डायमेंशनल चीज की हकीकत को कंसेप्चुअलाइज करने लगते हैं, जो है ब्लॉक यूनिवर्स। ये 4 डायमेंशनल वाली चीज होती है, उसके अलग अलग हिस्से और टाइम के अलग अलग पल होते हैं। ब्लॉक यूनिवर्स में अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ होते हैं। अगर आप इस सारे फ्रेमवर्क के बाहर कदम रखें और इस ब्लॉक यूनिवर्स को देखें, तो आपको अपने सामने टाइम 0 से टाइम इन्फिनिटी तक यूनिवर्स का पूरा इतिहास नजर आएगा। 15 करोड़ साल पहले इस पृथ्वी पर डायनासोर के मौजूद होने से लेकर भविष्य में सैकड़ों साल आगे सोलर सिस्टम में इंसानों के बस्तियां बसाने तक, और फिर 2009 में टाइम ट्रैवलर्स के लिए दी गई हॉकिंग की पार्टी तक, ब्लॉक यूनिवर्स में ये सारा इतिहास सिलसिलेवार तरीके से मौजूद है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट पॉल सटर बताते हैं, आप ब्लॉक यूनिवर्स को एक फिल्म रील मान सकते हैं, जिसमें अतीत और भविष्य दोनों मौजूद हैं। ये एक ही फिल्म में फ्रेम्स की शक्ल में है। ये सारी फ्रेम्स पहले से ही हैं, लेकिन हम इन्हें एक खास क्रम में और एक खास दिशा में महसूस कर पाते हैं, और ये निर्भर करता है फिल्म घुमाने वाले हैंडल पर। एक हैंडल के जरिए कोई फिल्म रील घूमती है अतीत से भविष्य की तरफ।
लेकिन क्योंकि टाइम का हर पल इस रील पर एक फ्रेम की शक्ल में मौजूद है, तो हम उसे यकीनन देख सकते हैं। अगर ब्लॉक यूनिवर्स का आइडिया वाकई सच है तो उससे टाइम ट्रैवल ज्यादा आसानी से समझने लायक और मुमकिन लगता है। बस हमें इस रील के हिस्सों तक पहुंचने का कोई तरीका ढूंढना होगा। और इसके लिए हमें टाइम से होकर सफर करने का कोई रास्ता खोजना पड़ेगा। अगर ये ब्लॉक यूनिवर्स आइडिया सही है, ये मूवी रील किसी यूनिवर्स जैसी है जिसके मुताबिक सारा टाइम एक वक्त में ही मौजूद है, तो फिर ये ग्रैंडफादर पैराडॉक्स हल कर देता है। अब अतीत में लौटकर अपने दादा का कत्ल नहीं कर सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ना आपने ऐसा किया होता, आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं है। किसी ब्लॉक यूनिवर्स में टाइम ट्रैवलर्स इतिहास को नहीं बदल सकते, तो हम क्योंकि जानते हैं कि किसी ने भी स्टीफन हॉकिंग की पार्टी अटेंड नहीं की, तो कोई कभी करेगा भी नहीं। टाइम ट्रैवल की खोजबीन करके साइंटिस्ट हमारे यूनिवर्स से जुड़े रहस्य को सुलझा रहे हैं, लेकिन एक सवाल का जवाब नहीं मिला। ये सफर सिर्फ एक ही दिशा में होता क्यों लगता है? तो फिर ऐसा क्यों कि हमें अतीत तो याद है लेकिन भविष्य नहीं जानते? आम सा लगने वाला ये सवाल ही अपना जवाब लगने लगता है और हमारे यूनिवर्स की शुरुआत का अंदाजा देता है। इस टाइम छोटे से पॉइंट से बड़ी तेजी से फैला। पलक झपकते ही यूनिवर्स का जन्म हो गया। तो ये था टाइम का पहला पल। हमारी यूनिवर्स की मौजूदा समझ ये बताती है कि टाइम जीरो भी होता था। इस पल में यूनिवर्स अपने वजूद में आया और वो है बिग बैंग। शायद बिग बैंग एक बहुत ही लो एंट्रोपी स्टेट रही होगी। सब कुछ ऑर्डर में था, बहुत डेंस था और बहुत ही गर्म। तो एंट्रोपी कहीं जा नहीं सकती थी, बस उसके पास बढ़ने का विकल्प था। टाइम जीरो पर यूनिवर्स एनर्जी के हाईली ऑर्डर्ड डेंस स्पेक से बढ़ने लगा। 3,80,000 साल बाद पहले एटम बने, फिर धीरे धीरे गैस आपस में एकजुट होने लगी। फिर करीब 20 करोड़ साल बाद पहले तारे बने। फिर कुछ टाइम बाद उनसे गैलेक्सीज की रचना हुई। यूनिवर्स की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये फैलता है या और ज्यादा डिसऑर्डर्ड होता जाता है। गैलेक्सीज के बीच का फर्क बढ़ता जाता है। खरबों साल के दौरान इस उथल पुथल का ही दौर रहेगा। तारों को बनाने वाली गैस खत्म हो जाएगी, नए तारे नहीं बनेंगे। आखिरी तारों के दम तोड़ने पर यूनिवर्स ठंडा और स्याह हो जाएगा। हमारे यूनिवर्स के इस तरह लगातार फैलते जाने की वजह से शायद इसका अंत बहुत बुरा होगा और एक दिन ऐसा भी आएगा जब यूनिवर्स का आखिरी तारा भी बुझ जाएगा और फिर अंधेरा हो जाएगा। बिग बैंग से शायद ये जवाब मिले कि टाइम एक दिशा में क्यों चलता है, अतीत से वर्तमान और फिर भविष्य की तरफ, आखिरी डिटेल तक। यूनिवर्स में एंट्रोपी बढ़ने से पता चलता है कि आप एक पूरे अंडे को तोड़ उसे स्क्रैम्बल क्यों कर सकते हैं, लेकिन स्क्रैम्बल्ड एग से एक पूरा अंडा बना पाना बहुत मुश्किल है। और एंट्रोपी भविष्य के टाइम ट्रैवलर्स के लिए बड़ी समस्या हो सकती है। टाइम की इस गलती का मतलब है धीरे धीरे हालात और बदतर होते जाएंगे, तो अतीत में जाने से लॉ ऑफ एंट्रोपी टूटेगा। और क्या एंट्रोपी ही वो वजह है जो हमें अतीत का सफर नहीं करने देगी? ये अतीत के उस हिस्से में लौटने जैसा है जब खुद एनर्जी भी अलग तरह की थी, उथल पुथल का लेवल ही अलग था। हो सकता है इस लॉ ऑफ एंट्रोपी की वजह से हम भविष्य की तरफ बढ़ते चले जाएं। एरर ऑफ टाइम शायद अतीत के सफर की दिशा में एक और बाधा साबित हो, लेकिन कुछ साइंटिस्ट्स को लगता है कि इसका कोई हल निकल सकता है। टाइम ट्रैवलर्स क्वांटम रेल्म में अतीत का सफर कर सकते हैं। हमारी इस छोटी सी दुनिया में हम बेशक दोनों दिशाओं में टाइम ट्रैवल का अनुभव नहीं करते, लेकिन शायद क्वांटम रियल्म के जरिए ऐसा करना मुमकिन हो जाए। हम रियलिटी के बारे में जो कुछ जानते हैं, क्वांटम टाइम ट्रैवल शायद उस सब को बदल दे।
हम टाइम के फ्लो को एक ही दिशा में महसूस करते हैं, आगे की तरफ। सुई की घड़ियां कभी पीछे को नहीं चलती, टूटा हुआ अंडा दोबारा नहीं जुड़ता, और लोग तभी कोई पार्टी अटेंड कर सकते हैं अगर उससे पहले उन्हें इनवाइट किया जाए। लेकिन यूनिवर्स में एक जगह ऐसी है जहां ये एरर ऑफ टाइम दोनों दिशाओं में चल सकती है। सब एटॉमिक रेल्म में जहां नियंत्रण है क्वांटम मैकेनिक्स का। क्वांटम मैकेनिक्स में हम यह जानते हैं कि सब एटॉमिक वर्ल्ड एक बहुत ही अजीब जगह है। हमें यूनिवर्स में जो कुछ दिखता है उसे बनाया है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स ने। क्वार्क्स, लेप्टॉन्स, मेसन्स, ये वो छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स है जिनके अपने नियम हैं, यानी लॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम जगत में सब एटॉमिक पार्टिकल्स दीवारों के आसपास जा सकते हैं और इनका वजूद कभी हो सकता है और कभी खत्म हो सकता है। लेकिन लॉज ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की एक और अजीब खूबी है, ये रिवर्सिबल मालूम होता है। क्वांटम रेल्म में एरर ऑफ टाइम का ब्रेकडाउन हो सकता है। मार्च 2019 में रशियन साइंटिस्ट ने इस बात को टेस्ट किया। उन्होंने क्वांटम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके एक ऐसा इलेक्ट्रॉन सिमुलेट किया जो टाइम में 1 सेकंड के कुछ अंश तक पीछे की ओर सफर कर रहा था। टीम ने यह गणना की कि यह बैकवर्ड मोशन असल दुनिया में भी हो सकता है, लेकिन ऐसा शायद यूनिवर्स के 13 अरब 80 करोड़ साल के इतिहास में एक ही बार हुआ हो। बहुत ही छोटे लेवल पर फिजिक्स के लॉज टाइम रिवर्सल इनवेरिएंट है, तो टाइम का ये आइडिया क्वांटम रेल्म में नजर आता है। कम से कम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में तो ये दिखता ही है। अगर क्वांटम रेल्म एरर ऑफ टाइम असल दुनिया में आगे और पीछे की तरफ बढ़ती है, तो क्वांटम पार्टिकल्स स्टीफन हॉकिंग की पार्टी के लिए एक नया रास्ता सुझा सकते हैं। लेकिन शायद ये सफर पूर्व सुकून का ना हो। अगर क्वांटम टाइम ट्रेवल का ये आइडिया सच्चा है तो आप स्टीफन हॉकिंग की टाइम ट्रेवल पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन एक बार में एक समय में एटॉमिक पार्टिकल के जरिए। इंसान के शरीर में इस पृथ्वी पर मौजूद रेत के कुल कणों से भी ज्यादा पार्टिकल्स होते हैं, तो किसी इंसान को सुरक्षित तरीके से सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डीकंस्ट्रक्ट करके उसे दोबारा से बनाना मुमकिन नहीं है। लेकिन क्या क्वांटम पार्टिकल्स एक अलग तरह के टाइम ट्रेवल के लिए रास्ता आसान बना सकते हैं? हम क्वांटम पार्टिकल्स इस्तेमाल करके रोजाना इंफॉर्मेशन को भेजते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंप्यूटर्स में सिग्नल्स को पहुंचाते हैं और प्रोटॉन्स सेल फोन सिग्नल्स को स्पेस में पहुंचाकर वापस भी लाते हैं। तो क्या हम इंफॉर्मेशन को पार्टिकल्स पर एनकोड करके अतीत में भेज सकते हैं? शायद हमारे आज से कम उम्र वाले शरीर को। अगर आप इंफॉर्मेशन को अतीत में भेज सकें तो आप बहुत ही अमीर हो सकते हैं। अगर आप अगले हफ्ते के स्टॉक प्राइसेस को अतीत में भेज सकें तो वाकई आपकी जेबें काफी भारी हो सकती वाला नहीं है, ना पार्टिकल्स ना इंफॉर्मेशन, कुछ नहीं। कभी कभी वक्त में वापस लौटने और किसी चीज को सुधारने जैसी रिपोर्ट सुनते रहते हैं, लेकिन ये किसी फिल्म को देखने से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। पर किसी दिन शायद साइंटिस्ट एग्जॉटिक मैटर के किसी सोर्स को खोजकर किसी वर्म होल को खोल लेंगे। ये स्पेस टाइम को मोड़ने का कोई तरीका ढूंढ लेंगे। आप किसी भी चीज को नामुमकिन नहीं कह सकते, क्योंकि आज हम जिसे साइंस समझते हैं वो एक सदी पहले साइंस फिक्शन या किसी सिरफिरे की बातें कही गई होंगी। पर मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद है क्योंकि बहुत स्मार्ट लोगों ने यह साबित करने की कोशिश की है कि यह नामुमकिन है, मगर वो फेल हो गए। और शायद इस दौरान हम ये जान पाए हाउ द यूनिवर्स वर्क्स। टाइम ट्रैवल यकीनन साइंस फैक्ट नहीं है, साइंस फिक्शन है, लेकिन टाइम ट्रैवल के बारे में सोचें और समझें कि ऐसा होना मुमकिन क्यों नहीं है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इससे हम यूनिवर्स के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। और इस बारे में सोचना भी वाकई दिलचस्प है, क्योंकि ये हमें फिजिक्स के कुछ बहुत ही मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढने को भी मजबूर करता है, और इससे हम रियलिटी की गहरी समझ आखिरकार हासिल कर ही लेंगे।
एलिस इन वंडरलैंड की तरह ये यूनिवर्स हमें रैबिट होल में और आगे ले जाता चला जा रहा है।